तो नई उम्मीदें, नए सपनों की एक नई शुरुआत के साथ हम आते हैं आपके लिए अवसर अपार लेकर। और आज हम आपके लेकर आए हैं नया सवेरा एक नए लुक में। मैं हूं आंचल और मेरे साथ है मेरी सहेली शैला। शैला, सुप्रभात। सुप्रभात आप सभी को। अपने नया सवेरा के इस शो में हम बात करेंगे नए भारत की, बात करेंगे प्रेस रिपोर्ट्स की और आत्मनिर्भर होते भारत के आर्थिक विकास की एक झलक भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खेल जगत में क्या हुआ हिट, कैसे रहेगी सेहत फिट। बिल्कुल, बात करेंगे टेक स्टॉक को लेकर, साथ ही साथ वर्ल्ड वॉच पर भी डालेंगे नजर, जो बनाएगी आपके दिन को बेहद खास। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं आज के नया सवेरा की सुर्खियों के साथ। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करेंगे दाखिल। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। लोकसभा में आज ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन 2025 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सहित अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। रूस के 3 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने समकक्ष से करेंगे मुलाकात। व्यापारिक बैठकों में भी लेंगे हिस्सा। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयास हुए तेज। बुडापेस्ट में हो सकती है ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता। और खेल की खबरों में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। रश्मिका सहगल ने 2 स्वर्ण और मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। वहीं सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल होंगे, जिनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे इसी दिन रात तक घोषित किए जाएंगे। और इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं और कुल 245 सांसदों की जो सदस्यों की क्षमता वाली राज्यसभा है, उसमें अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं। तो वहीं लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत देखी जाए तो 293 और राज्यसभा में 128 है। दोनों सदनों में एनडीए की कुल ताकत 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस तरह सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी ने 11 सांसदों के समर्थन के साथ उन्हें 433 सांसदों का समर्थन अभी से हासिल है। तो आंकड़ों का जो अंकगणित है वो कहीं ना कहीं राधाकृष्णन के फेवर में जाता है और साफ तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनसे आह्वान किया था और अपील की थी उन्हें समर्थन देने के लिए। बिल्कुल अपील की थी और लग भी रहा था कि वो निर्विरोध तरीके से चुन लिए जाएंगे। लेकिन अब जो ये रेस है उपराष्ट्रपति पद की वो कहीं ना कहीं थोड़ी और रोचक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडी गठबंधन ने भी अपने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का जो है ऐलान कर दिया है और कल इंडी गठबंधन के प्रत्याशी का भी जो है नामांकन होना है। तो आइए एक नजर डालते हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद चुनाव के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के सफर पर। तो आप देख सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी का जो सफ़र है वो 1957 तिरुपुर तमिलनाडु में वो जन्मे थे और व्यवसाय प्रबंधन में उन्होंने स्नातक में अपनी शिक्षा को ग्रहण किया है।
साथ ही आरएसएस स्वयंसेवक के रूप में भी उन्होंने अपने इस राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे सीपी राधाकृष्णन जी का सफर जो है वो काफी जो है राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व रहा है। 1998 में कोयंबटूर से पहली बार सांसद चुने गए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कल कहा था कि राजनीति के तौर पर वो खेलना नहीं जानते, बेदाग छवि रही है। 1999 में दोबारा लोकसभा पहुंचे, वस्त्र मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने अपने और आज से कहीं ना कहीं देखने को मिला कि पक्ष हो या विपक्ष सभी तरफ से लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं वो सीपी राधाकृष्णन जी के एक बेदाग सफर को, एक उनकी अच्छी छवि को दर्शाती हैं। बिल्कुल। और शेयर बाजार घोटाले की जांच समिति के सदस्य के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया। 2004 की अगर बात करें तो भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये रहा उनका एक सफर जिसमें राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो बेदाग छवि रही है। और खास तौर पर ये जिस समर्थन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको लेकर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट करने की कोशिश की जा रही है। नीरज सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। नीरज, आज का दिन बेहद अहम क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार जो सीपी राधाकृष्णन हैं आज वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और खास बात यह भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक के तौर पर वहां रहेंगे। देखिए, बिल्कुल प्रस्तावक के तौर पर रहेंगे। और आप देखें कि आज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनकी छवि एक तो निर्विवाद रूप से एक हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह के विवाद में नहीं रही है। और दूसरा आप देखें कि विपक्ष के भी जो तमाम लोग हैं उन्होंने इस बात का एक तरीके से समर्थन भी किया है कि उनकी छवि बेहतरीन रही है और किसी भी तरह की जो विवादों से उनका जो नाता है वो नहीं रहा है। आज वो 10 बजे के बाद कभी भी अपना नामांकन करेंगे। और ऐसी जानकारी है कि 4 अलग अलग जो प्रस्तावक हैं वो उनके नामांकन के समय हो सकते हैं एनडीए की तरफ से। एनडीए के जो बड़े नेता हैं और खुद प्रधानमंत्री वहां पर शामिल रहेंगे। अंक गणित के लिहाज से अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं दिख रही हैं एनडीए को, क्योंकि आप देखें कि लोकसभा में 242 सीटें, 293 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास हैं। इसके अलावा 240 सीटें राज्यसभा में देखें तो उसमें 134 के करीब जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके जो घटक दल हैं उनके पास है। तो अंकगणित में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत एनडीए को नहीं दिखाई दे रही है अपने उम्मीदवार के पक्ष में। नीरज, अंकगणित में जिस तरीके जी अंकगणित में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और यही कारण ये भी था कि एनडीए ने तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, एनडीए गठबंधन है, सभी से सहयोग भी मांगा था ताकि जो है एक तरह से निर्विरोध चुन लिए जाए, क्योंकि कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें सभी को समर्थन दे भी देना चाहिए। और लग भी रहा था कि निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, लेकिन अब इस रेस को और ज्यादा रोचक कर दिया है एनडीए गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित करके। देखिए, बिल्कुल निर्विरोध चुनना जरूरी भी है। आप देखें कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं निर्विरोध रूप से उनको चुना है और एक स्वस्थ परंपरा रही है भारतीय लोकतंत्र की। इस बार भी आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से ये प्रयास किए गए थे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध किसी भी तरह का विपक्ष के द्वारा विरोध ना किया जाए, उसके लिए प्रयास भी किए। आप देखें राजनाथ सिंह लगातार जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस के तमाम लोग हैं उनके साथ संपर्क भी उन्होंने साधा था। इसके अलावा जो दूसरे कांग्रेस के सहयोगी दल हैं उनसे भी, चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, वो लगातार संपर्क में रहे। लेकिन जो इंडी गठबंधन है वो किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष के जो साथ है वो खड़ा होता नहीं दिखाई देना चाह रहा था अपने आप को। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि संसद में लगातार सत्ता पक्ष को लेकर जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जब चयन किया गया और दक्षिण से ये नाम आया तो एक तरीके की बेचैनी विपक्ष में दिखाई दी, क्योंकि विपक्ष को ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि तमिलनाडु में जो सेंध है वो एनडीए लगा दे। साफ तौर पर दक्षिण बनाम दक्षिण है और
खासतौर पर हम जानते हैं कि दक्षिण में पकड़ को मजबूत करने के लिए सीपी राधाकृष्णन पर दांव खेला गया और चुनाव भी हैं अगले साल। अगर बात किया दक्षिण में, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। हालांकि आज नामांकन के लिए सीपी राधाकृष्णन जाएंगे और फिर कल इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उपराष्ट्रपति के पद के लिए बालाकृष्णन अपना नामांकन भरेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दौर में। आज लोकसभा में जो है 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं। 3 विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इनमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, संविधान का 130वां संशोधन बिल और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक शामिल हैं। गृह मंत्री इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को रेफर भी करेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन के लिए विधेयक भी आज लोकसभा में पेश होगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बिल को पेश करेंगे। इस विधेयक के जरिए ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सामाजिक गेमिंग समेत ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा। इंटरनेट, मोबाइल या फिर कंप्यूटर के माध्यम से राज्यों की सीमा पार या फिर विदेशी स्रोतों से संचालित होने वाले रियल मनी गेम्स के संचालन, विज्ञापन या फिर भागीदारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस विधेयक का लक्ष्य गेमिंग से पैदा होने वाली सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधित नुकसान से इसे बचाना है। इसके साथ ही इस विधेयक में राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करने का भी प्रावधान है। और इसके अलावा आज लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी आगे विशेष तौर पर चर्चा जारी रहने वाली है। और वहीं राज्यसभा में आज भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 सूचीबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विचारों पारित करने के लिए इस विधेयक को पेश करेंगे। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। इसके जरिए गुवाहाटी में देश का 22वां IIM बनाया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार 555 करोड़ रुपए मुहैया करवाएगी। हालांकि संसद का मानसून सत्र बेहद हंगामेदार रहा, हमने देखा शैला, और लगातार विपक्ष के एक मजबूत विपक्ष का उदाहरण ना पेश करते हुए कहीं ना कहीं हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही है। बिल्कुल, लेकिन इस बाधित होती कार्यवाही के बीच में भी बहुत सारे विधायी कामकाज हुए हैं। ऋषि कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, अगर कल की बात करें तो कल जो है तमाम हंगामे के बीच भी कई विधायी कार्य हमने होते हुए देखे। आज की अगर बात की जाए तो आज क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि आज भी काफी कुछ विधायी कामकाज सूचीबद्ध हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम कामकाज के लिहाज से देखें तो विपक्ष ने पुरजोर कोशिश की कि कामकाज बिल्कुल नहीं होने दिया जाए, लेकिन सरकार ने जब अपनी मंशा तय की कि हमें कम से कम आधा समय बर्बाद होने के बाद काफ़ी उन्होंने कोशिश की कि जो भी विधेयक पारित हों उस पर चर्चा हो और उसके बाद ही वो पारित हों, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया और ख़ास तौर से दोपहर बाद इन विधेयकों को कुछ हद तक चर्चा भी कराई गई जितनी संभव हो पाई, लेकिन उनको पारित कराने में सरकार सफल रही। और जो चर्चा के लिए जो विषय लाए जाते थे उनमें ख़ास तौर से जो सरकार की कोशिश रही उनमें से सिर्फ एक ही चर्चा सार्थक रूप से देखी गई जिस पर कि विस्तार से चर्चा दोनों ही सदनों में हुई, वो थी ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित। लेकिन अभी एक और चर्चा है जिसको कि सरकार चाहती है कि वो देश के लिए इतना ज़रूरी है जिससे कि जो देश में जो वैज्ञानिक सोच है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो हमने तरक्की की है और जो हमारी सोच एक विकसित भारत के दौर में जाने के लिए जो रास्ता हमने तय किया है, जिसमें हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए जो अभी हमने सफलताएं हासिल की है, अपने अंतरिक्ष यात्री के तौर पर हमने पूरी दुनिया के सामने अपने एक नागरिक को भेजा, एक वैज्ञानिक को भेजा जो सफलतापूर्वक यहाँ वापस आए, उससे संबंधित जो चर्चा है वो कई दिनों से सूचीबद्ध है, लेकिन उस पर चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही है। सरकार की कोशिश है कि उस पर चर्चा हो और चेयर ने भी कई बार कहा कि विपक्ष इस पर हंगामा न करके इस पर चर्चा करे, लेकिन ये चर्चा आज सूचीबद्ध है, देखना होगा कि इस पर क्या हो पाता है। लेकिन इससे जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो प्रश्नकाल और शून्यकाल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उसी दौरान सबसे ज़्यादा शोर शराबा और हंगामा होता है। इस वजह से जो शून्यकाल में जो मुद्दे उठाने की जो आम सांसदों की जो कोशिश रहती थी
वो सफल नहीं हो पाई। हालांकि रिटन रिप्लाई के माध्यम से प्रश्नकाल के तमाम ऐसे पहलू सामने आए जिससे देश के सामने सरकार क्या कर रही है, किन किन मुद्दों पर क्या सोच है, इनके जवाब सदन के पटल पर रख दिए जाते हैं। इस वजह से प्रश्नकाल के कुछ पहलुओं को हमने देख पाए। जी बिल्कुल ऋषि, और साफ तौर पर ये गतिरोध तो हम लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम आज के कई विधेयकों की बात करें जिसमें ऑनलाइन गेमिंग का अगर हम जिक्र करते हैं तो इस विधेयक के पारित होने से गेमिंग इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर बदलाव हम देख पाएंगे। बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित जो रेगुलेशन है वो इतने ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं कि अब इसमें बहुत सारी खामियां जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरीके से उसके दुरुपयोग हो रहा है। तो एक तो इसको रेगुलेट करने का जो सरकार का जो प्रयास है वो होगा, और इसमें जब रेगुलेशन आ जाएगा तो इसमें जो खामियों को दूर करने के बाद जो इंडस्ट्री के तौर पर इसको डेवलप करने के जो प्रयास हैं उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो एक बड़ा रोज़गार का क्षेत्र भी इस एक नया बनेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अब काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आज लोकसभा में अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, इसमें संविधान का 130वां जो संशोधन है, उसके माध्यम से सरकार इस विधेयक को ला रही है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर से संबंधित जो राज्य की जो प्रक्रिया है उसको देखना होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। उसमें अभी इस विधेयक को, तीनों विधेयकों को संयुक्त रूप से सरकार एक संयुक्त समिति को भेजना चाहती है, पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी को, जिससे कि इस पर विस्तार से अलग अलग पक्ष सामने आए, विशेषज्ञों के साथ बात हो और इस पर कैसे आगे बढ़ना है सरकार इसको अब तय करना चाहती है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट से संबंधित विधेयक है वो भी राज्यसभा में है और लोकसभा से वो पारित हो चुका है, और उसके जरिए भी जो प्रबंधन के क्षेत्र में जो खासतौर से IIM जितने भी हैं उनको राष्ट्र के जो हितकारी संस्थान होते हैं उसका एक दर्जा देने का इन विधेयकों के माध्यम से प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ ऋषि, अगर विपक्ष की रणनीति की बात की जाए तो अब ये देखिए आखिरी सप्ताह है मानसून सत्र का, और ऐसे में क्या कुछ उनकी रणनीति है, किस प्रकार से अब हंगामे की रणनीति के साथ तो आगे नहीं आएंगे, कुछ कामकाज होते देखना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार बिहार में SIR के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, और इस वजह से हम संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पर उसका हम देख रहे हैं कि शोर शराबा और हंगामा देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस रणनीति में अभी कोई खास बदलाव उनका हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे पास सुबह से ही जानकारियाँ मिलना शुरू हो गई हैं कि उनका जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के जो नोटिस हैं, जो कि मुझे लगता है इस बार एक मुद्दे पर अगर पूरे सत्र के दौरान इस तरीके से मुझे लगता है एक रिकॉर्ड की स्थिति बन जाएगी कि एक ही विषय पर लगातार कार्य स्थगन के प्रस्ताव नोटिस दिए गए हैं। तो आज भी खबरें आ रही हैं कि अलग अलग सांसद उसको देने की कोशिश करेंगे, और इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया होती है हालांकि, और हम देख रहे हैं लगातार ये कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जब डिमांड की जाती है तो जब वो उन नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इस वजह से हंगामा हो जाता है। तो आज क्या स्थिति बनेगी ये देखना होगा, क्योंकि अब तो 2 ही दिन बचे हैं। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण पल एक और होगा, जिसमें कि हम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें NDA के जो उम्मीदवार हैं वो भी आज संसद परिसर में जो राज्यसभा के महासचिव हैं उनके ऑफिस में जाकर आज नामांकन दाखिल करेंगे, और उससे एक लगेगा कि जो कामकाज है और जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो पहलू हैं, चूंकि अब जानते हैं कि अब 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं, उसको लेकर भी मुझे लगता है सियासी गलियारों में आज काफ़ी गहमागहमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, काफ़ी गहमागहमी और हलचल हो सकती है। हालांकि गतिरोध लगातार जारी है दोनों ही सदनों में। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार नया सवेरा में खबरों का सफर जारी रहेगा। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल।
एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब करते हैं कुछ अन्य खबरों को और बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, जो रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर आज भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मॉस्को में भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये दौरा भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और वहीं डॉक्टर एस जयशंकर 21 अगस्त तक रूस में ही रहेंगे। और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लगातार तेज बारिश से जनजीवन जो है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है आंचल वो, और लेकिन मुंबई इस समय बारिश की मार से बुरी तरह से जूझती भी नजर आ रही है। बिल्कुल, बीते कई दिनों से लगातार बारिश से शहर की रफ्तार थम गई। कहीं सड़कें डूबी तो कहीं लोकल ट्रेनें ठप पड़ गईं। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े और झीलें, नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बोरीवली में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 322 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में बारिश 200 मिलीमीटर से ऊपर रही है। भारी बारिश के कारण सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं और कई जगह पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं। लगातार बारिश के कारण मध्य रेलवे की लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं भी बाधित रहीं। भारी बारिश के कारण मीठी नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह से बारिश की तीव्रता कम होने की थोड़ी संभावना है। और इस बीच मुंबई में भारी बारिश के चलते मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच फंसी एक मोनोरेल ट्रेन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। समय रहते मुंबई फायर ब्रिगेड ने एक बहादुरी भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी यात्रियों को क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। भीड़ की वजह से ट्रेन पर क्षमता से अधिक भार पड़ने से बिजली सप्लाई ठप पड़ गई और जिसकी वजह से 500 से अधिक यात्री घंटों तक ट्रेनों में फंसे रहे। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मोनोरेल बंद हुई है। तत्काल हमारा पुलिस स्टाफ यहाँ पहुँचा, फिर फायर ब्रिगेड और मुंबई महानगर पालिका के सब कर्मचारी, अधिकारी, फायर ब्रिगेड के सभी इंजिन्स यहाँ पहुँचे और वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चालू किया था। और अभी तक जितने भी लोग यहाँ मोनोरेल में थे सभी को रेस्क्यू किया है। तकरीबन 585 के ऊपर लोग रेस्क्यू हुए हैं। और वहीं नांदेड़ जिला में हुई भारी बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि SDRF की टीम ने करीब 300 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राज्य सरकार के अनुसार मूसलाधार बारिश से राज्य में लगभग 14 लाख एकड़ में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। लगातार मुंबई बारिश के कहर से जूझता हुआ, जहां कई इलाकों में
उम्मीद से ज़्यादा बारिश हुई है। श्यामा हमारी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्यामा, आर्थिक राजधानी है मुंबई जो है देश की, लेकिन बारिश ने उसकी रफ्तार को कहीं ना कहीं थाम दिया है। जिस प्रकार से सड़कें जलमग्न हैं, रेलवे ट्रैक डूब गए हैं, क्या कुछ स्थिति, ताजा स्थिति बताइए। जी देखिए शैला, कल तक ये स्थिति बनी हुई थी जहां पर जो निचले हिस्से हैं मुंबई के, हिंद माता, कुर्ला, सायन, किंग सर्कल, ये सारे जो इलाके थे वो जलमग्न बिल्कुल थे। लेकिन आज का अगर आप आज का अगर हम आपको स्थिति दिखाएं तो ये हिंद माता का वो इलाका है जो कल पूरी तरीके से जलमग्न था। और यहाँ उस तरफ से इस तरफ के हिस्से को लगभग कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कट गया था, क्योंकि लोग ना पैदल ना ही गाड़ी से आ जा सकते थे। लेकिन आज अगर आप देखें तो ये पूरा रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। एक इसलिए क्योंकि आज जो कल रेड अलर्ट दिया गया था वो आज ऑरेंज अलर्ट पर डाउनग्रेड कर दिया गया है, यानी कि ये अच्छी बात है मुंबई के लिए। सुबह से बारिश अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा नहीं हुई है। इसके साथ ही जो हम हाई टाइड की बात कर रहे हैं वो फिलहाल हाई टाइड अभी नहीं है। 10:19 पर हाई टाइड का समय बताया जा रहा है, यानी कि वो एक बहुत क्रूशल समय होगा ये देखने के लिए कि तब बारिश अगर साथ में हो रही है तो किस तरीके से व्यवस्था को फिर से एक बार लगाना पड़ेगा सारे स्ट्रगल में। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सारे जो इलाके हैं, हिंद माता या जो साइन है, ये सारे जगहों पर इन्होंने पानी इकट्ठा करने वाले पॉन्ड्स बनाए हुए हैं। और यहाँ से सारा पानी जो है अगर हाई टाइड भी होता है तो उस समय में पानी को लेके वहाँ सेव किया जाता है। लेकिन बात वही है, अगर हाई टाइड का समय है तो ये सारी व्यवस्था जो है वो फेल हो जाती है। सेंट्रल रेलवे सर्विसेज की अगर हम बात कर लें तो कल देर रात ये सारी सर्विसेज रिज्यूम कर ली गई थी। सारी सर्विसेज जो हैं अब शुरू है। हार्बर की बात कर लीजिए, सेंट्रल लाइन के ऊपर में अप एंड डाउन की बात कर लीजिए, दोनों जो सर्विसेज हैं वो ठीक ठाक चल रही हैं। वेस्टर्न रेलवे की अगर हम बात कर लें तो वेस्टर्न रेलवे हालांकि ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था, वेस्टर्न रेलवे की सर्विसेज भी चल रही हैं। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं उनमें से काफ़ी सारे ट्रेन्स को कैंसिल भी किया गया है, क्योंकि वो जो ट्रैक्स हैं उनके वजह से अफेक्ट हुआ है। ओवरऑल अगर हम मुंबई की बात कर लें तो जो रफ्तार थी मुंबई की अब वो लौटती हुई नज़र आ रही है। बस ये देखना होगा कि हाई टाइड का जो समय है उस समय बारिश फिर से ना हो, लगातार बारिश, भारी बारिश ना हो बस, नहीं तो फिर से जो हाल हम कल या परसों देख रहे थे वही हाल यहाँ पर वापस से रिपीट हो सकता है। श्यामा, हाई टाइड से निपटने के लिए प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं और खास तौर पर जो तराई इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए किस तरह की SOP को जारी किया गया है? देखिए, जो निचले हिस्से हैं इसमें कुर्ला आता है, जो कल NDRF ने यहाँ पर लगभग 350 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है और सुरक्षित स्थानों पर ले गए हैं। ऐसे ही सारे जो निचले इलाके हैं उन पर प्रशासन का ध्यान है। साथ ही अगर हम बात करें हाई टाइड को कैसे निपट रहे हैं तो पंपिंग स्टेशंस लगाए गए हैं। 6 मेजर पंपिंग स्टेशंस हैं मुंबई में और इसके अलावा 6 पंपिंग स्टेशंस जो हैं जो हर निचले इलाका है यहाँ जहाँ पे भी पानी जमता है, ये इसका केसेस सामने आता है। वो आप ये सब इलाकों की बात कर लीजिए, सायन, हिंद माता, अंधेरी, मिलन सबवे, या आप साथ में रेलवे ट्रैक्स की भी बात कर लीजिए। इन सभी पर 540 छोटे पंप्स लगाए गए हैं जो पंप करता है, पानी को बाहर निकालता है और एरिया को क्लियर करने में मदद करता है। तो ये सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन एक मेजर यहाँ पर दुविधा ये है कि जब आप समुद्र में आप पानी छोड़ते हैं, निकालते हैं और अगर समुद्र ही जो अपने लेवल पर है, अपने हाइट पे है, क्योंकि हाई टाइड है, तो वो पानी कहीं भी नहीं जा सकता है। और इसी की वजह से हमने कल देखा कि जो पूरा मुंबई था वो जलमग्न हो गया था। और कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन है, BMC है, उसकी जो तैयारी है वो पूरी नहीं हुई थी, वो ये दिखलाता है। और साथ ही कई सारे ऐसे मानसून मुंबई में आता है तो BMC कई जो दावे करता है उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है। खासतौर पर जो इनलैंड ड्रेनेज की समस्या है उससे मुंबई कई बार जूझती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्यामा इन तमाम जानकारियों को हमसे
साझा करने के। तो मानसून की जब हम बात करते हैं शहर, तो हमेशा ये होता है कि जब पानी भरता है तो उसकी निकासी को कैसे सुनिश्चित करना चाहिए, ये हर राज्य के अर्बन डेवलपमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। बहुत अहम हिस्सा होता है। आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश पर मानसूनी बारिश का कहर जो है लगातार बरपा है। वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कुल्लू में लगातार दूसरे दिन बादल फटने की घटना सामने आई है। कल रात लगभग 3:30 बजे कुल्लू के शास्त्री नगर इलाके में अचानक बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए। हालांकि इसमें किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं मनाली चंडीगढ़ हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद रहा। हाईवे को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश लगातार मौसमी मार झेलता हुआ वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने की वजह से बहुत नुकसान झेल रहा है राज्य। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो दिखाएंगे प्रेस रिपोर्ट। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। दिल्ली और पूरे NCR में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ये है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस नोट्स का। अगर आप अखबारें पढ़ने से चूक गए हैं तो हमारी कोशिश होती है कि आप तक दिलचस्प खबरें बहुत ही संक्षिप्त में लेकर आएं। तो पहली खबर शैला। बिल्कुल, पहली खबर हम हिंदुस्तान से ले रहे हैं और भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेषज्ञ समूह बनाएंगे और इस हिंदुस्तान समाचार ने इसको प्रकाशित किया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में महत्वपूर्ण सहमति बनी है और एक विशेषज्ञ समूह का गठन होगा जो कि सीमांकन पर समाधान तलाशेगा। दोनों देशों ने 3 व्यापार बिंदुओं के माध्यम से सीमा व्यापार खोलने और निवेश सुविधाजनक बनाने पर सहमति बनाई है। भारत और चीन के बीच ठोस उपायों के माध्यम से व्यापार और निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने पर सहमति हुई है। साथ ही साथ सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और भारत चीन के बीच सीधी उड़ान संपर्क बहाल करने पर भी बात बनी है। मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने और जल्द से जल्द चीनी मुख्य भूभाग और भारत के बीच सीधी उड़ान संपर्क बहाल करने पर सहमति हुई है। बिल्कुल साफ तौर पर। और अब अगली बैठक जो है वो चीन में होनी है और उससे पहले SCO की बैठक के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। तो ये परिप्रेक्ष्य, इसका जिक्र NSA चीफ अजीत डोवाल ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था कि द मोमेंटम इज बीइंग वेरी पॉजिटिव, और उसी का हमने ये आयाम इस बार देखा है। और जब हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं शैला, तो अगली खबर भारत के आर्थिक मोर्चे से जुड़ी है, जहां पर S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसने साफ तौर पर जो BBB उसकी रेटिंग है 18 साल बाद उसके उसी दृष्टिकोण को बनाकर रखा भारत के लिए। साफ तौर पर S&P का क्या कहना था? उसका कहना था कि अगर ये जो टैरिफ वॉर की बात हम लगातार देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत स्थिति में है पिछले 3 से 4 सालों में कि इस तरह के छोटे मोटे घटनाक्रम
उस तरह से असर डालते हुए आर्थिक वृद्धि पर नजर नहीं आएंगे। और जीएसटी को लेकर जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है, और जीएसटी से जो राजस्व की बढ़ोतरी राज्यों के स्तर पर होती है, उससे भी आर्थिक प्रगति को बल मिलता है। वहीं जब हम रेट कट की बात करते हैं, मौद्रिक नीति को सक्षम बनाने की बात करते हैं और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रेट में, उससे भी जो घरेलू कारक हैं यानी कि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं भारत के, वो बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग हैं। और जैसा कि हमेशा कहते हैं कि भारत एक ब्राइट और टाइट स्पॉट पर खड़ा है पूरे वैश्विक पटल पर आर्थिक लिहाज से। बिल्कुल, आर्थिक लिहाज से ये बेहद अच्छी खबर है। और एक और अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि इनोवेशन यानी कि कहीं ना कहीं नवाचारों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, नवभारत टाइम्स से हम इस खबर को उठा रहे हैं। इनोवेशन ऑन ट्रैक की बात कही जा रही है। पटरी पर धूप से उगेगी बिजली। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाए गए हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स यानी बीएलडब्ल्यू ने रेलवे पटरियों के बीच भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम शुरू किया है, जो कि जरूरत के समय वहां से हटाया भी जा सकता है। ये बिल्कुल हरित और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बीएलडब्ल्यू ने ये पायलट प्रोजेक्ट अपने वर्कशॉप की लाइन नंबर 19 पर शुरू किया है। इसमें स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई तकनीक का इस्तेमाल कर पटरियों के बीच सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ट्रेन संचालन में कोई बाधा नहीं होती है। रेलवे के अनुसार ये जो सौर पैनल टिकाऊ होने के साथ साथ हटाने के योग्य भी हैं और इससे मरम्मत और मौसमी बदलाव के अनुसार उनका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय रेल के पास 1.2 लाख किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है। रेलवे यार्ड की पटरियों के बीच इस तरह के सौर पैनल जो है जगह जगह पर लगाए जा सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं उससे अब घरों में बिजली आ रही है। सोलर पंप्स हैं जिससे जब हम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो भी बिजली का उत्पादन हो रहा है। और ज़ीरो डिपेंडेंस उन तमाम अन्य विकल्पों पर जो पर्यावरण के लिए खतरा है, तो उस लिहाज से एक अच्छी खबर। बिल्कुल। और वक्त हो चला है कि अब आपको अखबारों से लिए चले कुछ खास खबरें जो कि दुनिया भर से जुड़ी हुई हैं, और अंदाज रहेगा फटाफट। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयास तेजी के साथ चल रहे हैं। खबरों के मुताबिक बुडापेस्ट में ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हो सकती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान के बीच बुडापेस्ट पुतिन और जेलेंस्की के बीच संभावित वार्ता की मेजबानी के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाएं अब जोर पकड़ रही हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता की व्यवस्था से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय किसी भी रूप में वार्ता के लिए तैयार रहने की बात कही है। लावरोव ने बताया है कि वार्ता की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। वहीं स्विट्जरलैंड ने संकेत दिया कि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की मेजबानी करने को तैयार। स्विस विदेश मंत्री इगैंजियो कैसिस ने कल बर्न में कूटनीतिक सम्मेलन के दौरान कहा कि यदि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इन वार्ताओं में शामिल होते हैं तो स्विट्जरलैंड इसके लिए विशेष इंतजाम करेगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बयान देकर बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक का अभिनंदन किया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सभी पक्षों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी। बात व्हाइट हाउस की, जिसने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर अपना आधिकारिक अकाउंट जारी किया। माना जा रहा है कि अमेरिका में टिकटॉक के 150 मिलियन से ज्यादा यूजर्स तक राष्ट्रपति ट्रंप की पहुंच बनाने के लिए इस अकाउंट को बनाया गया। यह अकाउंट आज से चालू हुआ। ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भी युवा मतदाताओं के वोट हासिल करने के लिए टिकटॉक का बखूबी इस्तेमाल किया था। और अब बात करेंगे कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, जबकि पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने करीबन 1,08,494 गीगावाट घंटा और सूरज ऊर्जा का उत्पादन किया। यह जापान के 96,459 गीगावाट घंटा से अधिक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 1,507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कोटा बूंदी राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने ओडिशा में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल कैपिटल रीजन रिंग रोड के निर्माण को मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 8,307 करोड़ से ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए देश में भारत नेट परियोजना के तहत 2,14,325 ग्राम पंचायतों को डिजिटल तौर पर जोड़ा गया है। ये जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से संसद में दी गई। जुलाई में बेरोजगारी दर में कमी आई और ये घटकर 5.2% रह गई, जो कि जून में 5.6% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जारी रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की एक प्रभावशाली पहल है, जो कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, बेमौसम बरसात और चक्रवात, कीटों और रोगों से होने वाली फसल हानि पर बीमा कवरेज प्रदान करती है। बिल्कुल चला, और इसी के तहत खरीफ की फसल के लिए बीमा की जो आवेदन है वो दिए जा रहे हैं। किसान 30 अगस्त तक बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी जानकारियां हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे देश में किसानों को अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की अनियमितता, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 18 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार ने आर्थिक सुरक्षा देने की प्रभावशाली पहल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी, ताकि किसान बिना किसी आर्थिक तनाव के खेती कर सकें। अभी खरीफ की फसल के लिए बीमा कराने के आवेदन खुले हुए हैं। अगर आपने अभी तक खरीफ फसल का बीमा नहीं कराया है तो अब आप 30 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम आय वाले किसानों के लिए भी बेहद सुलभ और किफायती है, क्योंकि खरीफ खाद्य एवं तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2% है। रबी खाद्य और तिलहन फसल के लिए ये 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5% है। इस योजना को उद्देश्य फसल कटाई के 2 महीने के भीतर दावों का निपटान करना है, ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके और वे कर्ज के जाल में न फंसें। किसान ने अपना इनपुट खर्च करके, बीज लगा के, पेस्टिसाइड लगा के, फर्टिलाइजर का ट्रीटमेंट दे के, यदि कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई आपदा हो गया और सारा का सारा फसल नष्ट हो जाए तो उसको फिर लाभ मिलना चाहिए। वेरी गुड स्कीम, ये लॉन्ग ओवरड्यू था। ये जो फसल बीमा योजना है ये बहुत अट्रैक्टिव है। फसल बीमा योजना की उपलब्धियों में पंजीकृत किसानों की संख्या का लगातार बढ़ना है। 2022-23 में 3.17 करोड़ से बढ़कर यह संख्या 2024-25 में 4.19 करोड़ हो गई। 2016 में इसकी शुरुआत से लेकर 30 जून 2025 तक कुल 78.407 करोड़ किसान आवेदनों का बीमा किया गया और 1.83 लाख करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। ये योजना किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि आपदा के समय का एक भरोसेमंद साथी है, जो एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। तो पर क्रॉप मोड ड्रॉप यानी किस तरह से जो उत्पादकता है उसे बढ़ाने के लिए सरकार ने खास तौर पर कृषि जगत के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। शैला, बिल्कुल, कृषि जगत में किस प्रकार से किसानों की आय में इजाफा किया जाए, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और उसी दिशा में ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे फेवरेट सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। एशिया निशानेबाजी चैंपियनशिप के जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की रश्मिका सहगल ने स्वर्ण पदक किया अपने नाम। रश्मिका ने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण जीता। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किया हासिल।
महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा हो गई है और टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान रहेंगी। महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय दल में प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, राधा यादव और श्री चरनी को भी टीम में स्थान दिया गया। महिला विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर से। बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम की कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान की भूमिका में होंगे। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह को शामिल किया गया। एशिया कप 2025 के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह नहीं मिली है। उन्हें स्टैंड बाय के रूप में रखा गया है। श्रेयस अय्यर को एक बार फिर से टीम में जगह नहीं मिल पाई है। तो इस बार चयनकर्ताओं के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि टीम को किस तरह से उसका चयन किया जाए, और क्योंकि जब हम बात खेलों की करते हैं शैला, तो कैसे फिट खिलाड़ी एक फिट खेल को जन्म देता है, तो हमारा अगला सेगमेंट भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बात हम आपकी सेहत की करेंगे हमारे फिटनेस मंत्र के जरिए। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमें जीवन में 3S चाहिए होते हैं। क्या होते हैं वो? स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो महत्वपूर्ण है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बड़ी होनी चाहिए, यानी इम्यूनिटी बेहतर हो। अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर है तो हमें वायरसेस, इन्फेक्शंस भी नहीं उतने आसानी से घेर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। तो स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी के लिए एक बहुत सरल सा अभ्यास, विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है विरेचन यानी शुद्धि। तो जब आपके अंदर बॉडी भी प्योरीफाई होता जाएगा, मेंटल प्योरिफिकेशन भी होगा, तो आप देखेंगे कि आपको रोग कम लगेंगे। पर सर्व रोग मलाश्रय, शरीर के भीतर मल है, शरीर की सफाई अंदर से नहीं हुई है तो हमको मल ठहरता है, जिससे हमें रोग होते हैं। तो विरेचन हमारे शरीर से और मन से, दोनों से मल को निकालने का काम करता है। तो विरेचन गति के लिए हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। पहला स्टेप हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं। हाथों को 90 डिग्री पर ले लें, यानी ऐसे नहीं रखना। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी गलती कर लेते हैं, वो नहीं। 90 डिग्री पर रखा, सांस भरते हुए हाथ को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? ऐसा आप 100 बार का एक राउंड कर लीजिए और 2 राउंड से शुरू कर लीजिए। धीरे धीरे 3 राउंड तक आप इसे ले जा सकते। जब 100 बार हो जाए, दोनों हाथों को खोला, 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। ये है विरेचन गति का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम अपने दाएं नॉस्ट्रिल यानी राइट स्वर को बंद कर देते हैं और लेफ्ट से विरेचन करते हैं। पेट का संकुचन होगा हर एक्सहेलेशन में। ऐसा 50 टाइम्स कीजिए। जब 50 बार ऐसा कर लें तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से विरेचन करेंगे। जब 50 टाइम्स राइट से कर लें तो 50 टाइम्स हम ऑल्टरनेट करेंगे, यानी लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से एक्सहेल। दोनों एक्सहेलेशंस के बीच में छोटा सा इनहेलेशन होगा जिसकी ध्वनि आपको नहीं सुनाई दी। तो एक बार देखिए कैसे। ऐसा भी 50 बार कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर आंखों को खोल दीजिए। तो ये तो हुए विरेचन गति के चारों स्टेप्स जो आपने सीखे हैं। आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप जल की मात्रा को अपने डाइट में बढ़ाइए, यानी पानी अधिक पीजिए। 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लीजिए। सात्विक आहार लीजिए। योगी बने, उपयोगी बने। कहते हैं आंचल की सेहत है तो सब कुछ है, और इसलिए सेहत के लिए योग जो है बहुत ज़रूरी है। और मेरा फेवरेट योगासन अगर देखें तो आम लोगों का वो शवासन होता है, उसमें आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है माइंड का। तो अब आपकी सेहत के बाद आपको बताते हैं कि आपके शहर में
न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है, देखते हैं मिजाज मौसम। और साफ तौर पर हमारी कोशिश इस शो के ज़रिए होती है कि हम आपको अलग अलग मंत्र बताएं। हमने फिटनेस का बताया आपको मंत्र, हमने साथ ही साथ बात की कि किस तरह का मौसम का मिजाज है। वहीं अगर हैप्पीनेस मंत्र की बात की जाए और तमाम ऑफिस यूज़र्स के लिए बहुत 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें हम साझा करना चाहते हैं। पहला है कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो करीबन 30 से 25 मिनट का एक मूव आउट ब्रेक ज़रूर लीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। बिल्कुल, मूव आउट ब्रेक भी ज़रूरी है। साथ ही साथ अपनी आंखों को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, तो आज के हम समाचार पत्र में भी देख रहे थे कि आंखों के लिए 20-20 सेकंड के कुछ रोल आउट करने के लिए आप थोड़ा सा गैप दीजिए, थोड़ी दूरी पर अपने सिस्टम को रखिए और 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बीच बीच में बंद भी करते रहिए। वो कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता, तो आप हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शंस को भी साथ रख सकते हैं। खास तौर पे ऑफिस के मोनोटोनस रूटीन को तोड़ने के लिए ये जो तमाम टिप्स है वो काम आएंगे। और साथ ही साथ जो हमारे बैठने का अंदाज होता है, हमारा जो पोस्चर होता है, उसको भी बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए ताकि कोई शारीरिक बीमारी उससे ना लगे। बिल्कुल, और जिस तरह से हमारी रवायत है, वक्त आपसे विदा लेने का है, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले हम आपको लिए चल रहे हैं, आप घर बैठे देख सकते हैं, बुल्गारिया के माउंटेन लेक में डिवाइन न्यू ईयर मनाने की झलकियों के साथ। तो आप इन खूबसूरत झलकियों का आनंद उठाइए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।